नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कार्बन बम से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेशन को कवर करने का प्रयास करेंगे। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि यह कार्बन बम क्या है, किसने इस टर्म को कॉइन किया है तथा वर्तमान परिदृश्य में इस शब्दावली के द्वारा क्या वैश्विक परिवर्तन हो रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि हाल ही में द गार्जियन, ध्यान रखिएगा, द गार्जियन न्यूज़पेपर ने एक इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट किया था जिसकी रिपोर्ट उन्होंने जारी की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि विश्व में लगभग 195 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसे उन्होंने कार्बन बम के रूप में आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया है। अब यह जो इन्वेस्टिगेटिंग जो यह प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट में विभिन्न पर्यावरणविद, वकील और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का एक समूह था जिन्होंने संपूर्ण विश्व में फैले इन कार्बन बमों की पहचान करने के लिए तथा उन्हें निष्क्रिय करने के लिए एक साथ एक मंच पर लाया और उन्होंने संपूर्ण विश्व में फैले इस कार्बन बमों की पहचान करते हुए इनके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। यहाँ हम लोग आज के सेशन में यह भी देखेंगे कि क्या भारत में भी कोई ऐसी परियोजना है जिसे इस रिपोर्ट में कार्बन बम का दर्जा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार जो कार्बन बम है उसे किस परियोजना को कहा गया है, तो वैसी तेल और गैस परियोजना जिसके परिणाम स्वरूप यह अपने जीवन काल में कम से कम कितना, तो 1 अरब टन, ध्यान रखिएगा कि अपने संपूर्ण जीवन काल में कोई भी तेल और गैस परियोजना जो है कम से कम 1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वायुमंडल में करती हो, तो इस रिपोर्ट में कार्बन बम का दर्जा दिया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि जब भी कोयला, तेल और गैस को निकाला जाता है तो इससे प्रदूषण और पर्यावरण का भी क्षरण होता है तथा जब यह ईंधन जलाया जाता है तो उससे भी कार्बन एमिशन बड़ी मात्रा में होता है। अब यदि देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में वैसी 195 परियोजनाओं को गार्जियन की इस रिपोर्ट में पहचान की गई है जो कि कार्बन बम्स है। और यह जो परियोजनाएं हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत में वर्तमान में ये कार्य कर रहे हैं। रिपोर्ट में मानना है यदि इन परियोजनाओं को बंद नहीं करवाया गया तो यह पेरिस समझौता जो 2015 में हुआ था, ये सारी परियोजनाएं सामूहिक रूप से उस उत्सर्जन सीमा को खत्म कर देगी जो पेरिस समझौते के अनुसार 2015 में की गई थी। इसके साथ ही यह पेरिस लक्ष्य 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लक्ष्य रखा गया था कि वैश्विक तापमान को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे, उस लक्ष्य को ये परियोजनाएं पूर्ण नहीं होने देंगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व में 60% परियोजनाएं ऐसी हैं जो पहले से ही चल रही हैं और 40% परियोजनाएं नवीन परियोजनाएं हैं जिन्हें या तो स्थापित किया जा रहा है या किसी न किसी चरण में वह अभी स्थित हैं। रिपोर्ट में कोयला, तेल और गैस ऑपरेशंस के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण खतरे मीथेन के विषय पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि नियमित रूप से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है तो 20 वर्षों में यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 86 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा कर सकता है। यहाँ हम लोग जानते हैं कि मीथेन जो है एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है और कोयला, तेल और गैस का जब उत्खनन किया जाता है तो मीथेन गैस वायुमंडल में उत्सर्जित होता है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक प्रमुख जिम्मेदार गैस है। रिपोर्ट में वर्तमान समय की ओर इशारा करते हुए जहां कई कारकों को इन परियोजनाओं के लिए उत्तरदायी
ठहराया गया है। उसी प्रकार यूक्रेन क्राइसिस को, रूस यूक्रेन संकट के कारण भी विश्व में कार्बन बम परियोजनाएं, कार्बन बम की जो परियोजनाएं हैं जो कार्बन का उत्सर्जन करती हैं उसमें तेजी आई है। कारण क्या है कि यूक्रेन क्राइसिस के कारण संपूर्ण विश्व में ईंधन की आपूर्ति पर संकट हुआ, पेट्रोलियम की आपूर्ति पर संकट उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण ईंधन की मांग में वृद्धि हो गई है। और रिपोर्ट में उन कंपनियों के ऊपर दोष लगाया गया है जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्यों में अपने लाभों के लिए जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि यूक्रेन संकट के कारण पश्चिमी देशों के द्वारा रसिया के तेल के ऊपर बैन लगाया गया है। इसलिए जो भी तेल और गैस उत्पादक कंपनियां हैं के लाभों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही साथ उन्होंने अपना क्या किया है, प्रोडक्शन भी अधिक लाभ या मुनाफा कमाने के लिए अपना प्रोडक्शन भी उन्होंने बढ़ाया हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पारंपरिक स्रोतों से जो ईंधन है उस पर निर्भरता और ऊर्जा के नवीन उभरते स्रोतों जैसे हरित स्रोतों का उपयोग ये कंपनियां नहीं कर रही हैं। इसलिए जो तमाम वैश्विक पेट्रोलियम और ईंधन कंपनियां हैं उसकी आलोचना इस रिपोर्ट के अंतर्गत की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से एक्सॉन मोबिल, आपका टोटल, शेवरॉन, सेल और ब्रिटिश पेट्रोलियम जैसी प्रमुख ऊर्जा कंपनियों का उल्लेख किया गया है, जिनकी कई परियोजनाओं को इस रिपोर्ट में कार्बन बम का दर्जा दिया गया है। वहीं यदि हम लोग देखें तो इस रिपोर्ट के प्रति उत्तर में इन वैश्विक कंपनियों जो भी ऑयल, टोटल, शेवरॉन या ब्रिटिश पेट्रोलियम जो कंपनी है उन्होंने प्रति उत्तर में गार्जियन को कहा है कि वे पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार ही क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जिसके अनुसार 2050 तक सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोत महत्वपूर्ण बने हुए हैं। जैसा कि एक्सॉन मोबिल के प्रवक्ता ने गार्जियन से बात करते हुए बताया है। इस रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विषय में बताया गया है कि उसने 2050 तक वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को यथासंभव शून्य के करीब लाने के लिए तो एक रोड मैप तैयार कर लिया है, परंतु उस रोड मैप पर आगे बढ़ने के लिए उसे इन कंपनियों का सहयोग भी प्राप्त करना आवश्यक होगा। क्योंकि बिना इन कंपनियों की, जो कि वैश्विक ऊर्जा कंपनियां हैं, बिना इन कंपनियों के सहयोग के इस टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता है। और इस रिपोर्ट में नेट जीरो को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन क्या है, तो वातावरण में सभी कार्बन उत्सर्जन और मानव निर्मित उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वनों के आवरण को बढ़ाने के तरीकों को अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वनावरण बढ़ाने के अतिरिक्त अन्य उपायों को भी अपनाना चाहिए, जिससे जो वायुमंडल में कार्बन है उनका ये अवशोषण कर सकें। वहीं शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न ऊर्जा कंपनियों का मानना है कि वे 2030 तक, कब तक, 2030 तक इनके कुल तेल उत्पादन में लगभग 1 से 2% की गिरावट होगी। कितनी, तो 1 से 2% की ये गिरावट की उम्मीद करते हैं। रिपोर्ट के रिस्पांस पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि वैश्विक तापमान को बनाए रखने के आवश्यकता के बारे में उन्होंने बात की है। यह बात उन्होंने आईपीसीसी रिपोर्ट, जो कि तीसरे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट के जवाब में उन्होंने अपनी बातें रखी है। उनका कहना है कि हम लोग एक क्लाइमेट डिजास्टर, जलवायु आपदा के ट्रैक पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए पेरिस में सहमत 1.5 डिग्री की सीमा से 2 गुने से अधिक है। लेकिन इस उच्च उत्सर्जन
को कम करने के बजाय जो सरकारें और निगमें हैं वह इन पर क्या की है, आंखें मूंद करके बैठी हुई हैं, जैसे वे आग की लपटों में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेरिस समझौते की जो 1.5 डिग्री की सीमा है, इस सीमा को पहुंच के भीतर बनाए रखने के लिए इस दशक में जो वैश्विक उत्सर्जन है उसमें 45% की कटौती करने की आवश्यकता होगी। लेकिन वर्तमान जलवायु प्रतिज्ञाओं का मतलब उत्सर्जन में 14% की वृद्धि ही होगी। उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा है कि वर्तमान में नए जीवाश्म ईंधन के बुनियादी ढांचे, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉसिल फ्यूल्स का, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि हम लोग निवेश कर रहे हैं तो यह नैतिक दृष्टिकोण के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह क्या है, पागलपन है। तो इस रिपोर्ट में कार्बन बम को डिफ्यूज करने के भी कुछ उपाय बताए गए हैं। इस लक्ष्य की दिशा में काम करने वाले नेटवर्क को लिव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव या लिंगो इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। इसका मिशन क्या है कि जीवाश्म ईंधन को जमीन के अंदर ही छोड़ना और इनके बिना हमें अपना जीवन सीखना होगा। यह मानता है, यह जो लिंगो जो समूह है यह मानता है कि जलवायु परिवर्तन की जो जड़ है वह, उसका मूल जड़ है फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधनों का जलना। और यदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का 100% हम लोग उपयोग करते हैं तो यह हमारे लिए एकमात्र सतत समाधान होगा और हम लोग जलवायु परिवर्तन की समस्या को आसानी से टैकल कर सकते हैं। लिंगो ने दुनिया भर में जो कार्बन बम प्रोजेक्ट हैं उसको सूचीबद्ध करने का काम किया है। इस सूची में कुछ भारतीय परियोजनाओं को भी लिंगो ने शामिल किया है, जिसमें कार्माइकल कोयला परियोजना जो अडानी ग्रुप की है, कोल इंडिया की छत्तीसगढ़ में स्वामित्व वाली गवेरा कोयला खदान और पूर्वी ईस्टर्न कोलफील्ड्स का झारखंड में राजमहल कोल माइंस, गवेरा कोल माइंस तथा कार्माइल कोल प्रोजेक्ट जो है, इन तीनों परियोजनाओं को लिंगो ने भारत में चल रहे कार्बन बम्स के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो आज का जो हमारा सेशन था यहीं पर समाप्त होता है कार्बन बम से संबंधित। यदि कार्बन बम से संबंधित आप लोगों का कोई भी प्रश्न है या इस पर कोई विचार है तो आप कमेंट में साझा मेरे साथ कर सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोज लाता रहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।